ये राइट साइजिंग की बात हम सुनते रहते हैं। आज भी हमने यही सुना कि राइट साइजिंग के मंसूबों की मंजूरी दी गई है। 40,000 वेकेंट पोजीशंस हैं जिनको हम ख़त्म करेंगे। तो पिछले साल भी यही सुना था, इस बार भी सुन रहे हैं। इंटेंशन नहीं है, गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है। ये बातें होती रहती हैं मुसम्मिल, हर बजट में आती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ कहने के लिए होती हैं और बहुत सारी होती हैं जो फिर रियलिटी होती हैं। तो जिस पे आपने हाथ रखी सिर्फ कहने की बात होती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आई थिंक गुफ्तगू करना टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी। और टैक्स कलेक्शन के बारे में जो हमारे आइडियल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन 1000 अरब का हम शॉर्टफॉल देख रहे हैं, तो इस मरतबा पहले से भी 18% ज़्यादा बड़ा टारगेट हमने चूज़ कर लिया है। ये सिर्फ ऑन पेपर ही रहेगा इस मरतबा भी, आपको लगता है खुरम साहब? अच्छा हाँ, ये एक्चुअल बात है यहाँ पे कि टैक्स का टारगेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ज़्यादातर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स जो है ज़्यादा बोझ इन दोनों साइड्स पे आ रहा है। तो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ ऑफ फ्रेश इंक्रीमेंटल टैक्स मेजर्स इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की साइड पे आई हैं। इसके साथ साथ इस बजट में रियल एस्टेट वालों को काफ़ी ज़्यादा टैक्स रिलीफ दी गई है, जो मुझे काफ़ी सरप्राइज कर रही है चीज़ कि ऐसे मौके पे रियल एस्टेट भी कोई चीज़ है जिसको आप वो दें, रिलीफ दें। और सैलरी लोगों को जो रिलीफ मिली है इस बजट में वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो अगर मैं आपको आइडिया दे दूँ, जिन लोगों की तनख्वाह अगर 3.5 लाख रुपए महीने की है, वहाँ से लेके ऊपर तकरीबन उन सब को वहाँ से लेके टॉप स्लैब तक अंदाजन कोई 6-7 या 7,500 हज़ार रुपये महीने का जो है वो टैक्स में कम उनका आना चाहिए। ये मैं अभी अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ, एक्चुअल हो सकता है वो इसके इर्द गिर्द कहीं हो, लेकिन फिर भी ये ऊंट के मुंह में सौंफ का दाना रखने वाली बात है। जिनकी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए से कम है, वहाँ से लेके कोई तकरीबन 1 लाख रुपए महीने तक की, उनको थोड़ी सी ज़्यादा टैक्स में रिलीफ मिली है। लेकिन फिर भी जितनी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी तवक्को थी और जितना टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके के ऊपर रखा गया है, उनके जो अभी जो रिलीफ मिली है वो ऊंट के मुंह में सौंफ का दाना रखा गया है। तो अगले साल का जो भी अब टैक्स का बोझ है वो तनख्वाहदार तबका ही उठाएगा। बिजनेस इंडस्ट्री को भी कोई खास रिलीफ नहीं मिली, रियल एस्टेट वालों को मिल गई है सरप्राइजिंगली। सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स जो है वो 18% लगा दिया गया। कस्टम्स ड्यूटीज कटी हैं बहुत स्ट्रांगली और उसकी वजह से कुछ हद तक एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए। ऑल्दो एग्जैक्ट कितना होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हज़ारों की तादाद में कस्टम्स लाइन्स हैं जिनको इंडिविजुअली दिया गया है फाइनेंस एक्ट में। तो वो अभी आई थिंक उसमें चंद दिन लगेंगे उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट को असेस करने में। बिल्कुल ये लेकिन आई थिंक रेवेन्यू एफर्ट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आई थिंक करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, रियल एस्टेट के हवाले से तो वाकई सरप्राइजिंग है, कोई एक्सपोर्ट वर्दी कमोडिटी तो है नहीं जिसको आप रिलीफ दे रहे हैं। इस पे नदीम साहब, ये शब्बर जैदी साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता बजट बनाने में, IMF सारा बजट तय करता है। और अगर आपने बजट देखना है तो आप जाकर 2025 मई की जो रिपोर्ट है वो देख लें। ये सारा IMF का जो है वो काम है और उन्हीं का एंडेवर था बेसिकली। तो आपको लगता है कि इकोनॉमिक सोवरेनिटी वाकई हमारी इतनी श्रिंक हो चुकी है कि हम कंटेस्ट नहीं करते, जो कहा जाता है वो कर दिया करते हैं? ये श्रिंक कोई नहीं हुई थी, ये शुरू दिन से यही है। 75 साल से IMF प्रोग्राम में हम हैं, हमने कभी IMF छोड़ा ही नहीं है। हम IMF के बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, वी आर एडिक्टेड टू द IMF। और ये सिटी बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, लेंडर्स का बजट है ये, जैसे पिछले भी थे सारे। 25 साल से सिटी बैंकर्स बजट बना रहे हैं, आप देख लें। कोई इस बजट और पिछले बजट में कोई नहीं, ये तो छोटा मोटा, जैसे ये बड़ी अच्छी बात की खुर्रम साहब ने, ऊंट के मुंह में सौंफ का दाना डालने वाली छोटी मोटी चीजें, टिंकरिंग का बजट है। जबकि जरूरत थी, पिछले 10 साल से जरूरत है कि कोई ठीक ठोस चीज की जाए, कोई एक्सपेंडिचर कट किया जाए, कोई 18th अमेंडमेंट के बाद 20-25 बल्कि 50 मिनिस्ट्री को खत्म किया जाए। जबकि ये उम्मीद थी कि हजारों इदारे हैं जो यूजलेस, उनको खत्म किया जाए। जबकि ये कि सारी गवर्नमेंट्स को मिला के 5 मिलियन मुलाजमीन है, उनको तो कम से कम 1-2 मिलियन फारिग किए जाए। जबकि उम्मीद थी कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है जो बैंकरप्ट हो चुके उनको बंद किया जाए। नहीं, वो मतलब कैसर बंगाली साहब को बुलाया था ना, जो कि कैसर साहब को बुलाया था, वो भी छोड़ गए बाद में। हाँ जी। तो ये तो
बड़ी पुरानी बात है और चलती रहेगी ये बात। हमारे में इमेजिनेशन कोई नहीं। देखें ना जी, ये आज का दिन है, कल को आप लोग भी भूल जाएंगे बजट, कल को भी आप 3 पॉलिटिशियन को बुला के लड़वाएंगे, वो बात करेंगे कि जी कौन बनेगा हुक्मरान, बात खत्म हो जाएगी और क्या। नहीं, भूल भी गए तो उसके जो शॉक्स हैं वो तो फेस करेंगे वैसे कल को हम। अली हसनैन साहब, ये जो बात हो रही, शौक नहीं होता जी। अच्छा ठीक है अली साहब, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर की बात भी कर रहे थे खुरम साहब भी, इज़ इट अ सरप्राइज टू यू एज़ वेल? क्योंकि उसमें चाहे वो ट्रांसफ़र की जो फ़ीस है उस पर टैक्सेशन को कम किया जा रहा है, और इसके अलावा जो इससे पहले दीगर टैक्सेस थे, स्टैम्प ड्यूटी, ETC, उन सबको उसमें जो रिलीफ है, आपको लगता है ये प्रेशर ग्रुप्स का एक जो प्रेशर है वो एग्जर्ट होता है, या फिर वाकई गवर्नमेंट समझती है कि ये सेक्टर बड़ा नेसेसरी है हुकूमत की जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए? जी, गवर्नमेंट मेरे ख्याल में कोई इतनी ऐसे डीप एनालिसिस नहीं कर रही होती उसकी। आई थिंक जहाँ तक इकोनॉमिस्ट का ताल्लुक़ है, हम काफ़ी हद तक कंसेंसस रखते हैं कि रियल एस्टेट से कई नुकसान भी पैदा होते हैं, जिसमें सर फहरिस्त ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में लग जाती हैं, लॉक इन हो जाती हैं, और आप ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डायरेक्शन में नहीं जाते। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर इन एनी केस जो है वो इंपोर्ट करता है अपना रॉ मटेरियल, लेकिन एक्सपोर्ट उसकी कोई डॉलर प्रोड्यूसिंग वैल्यू नहीं है। ये सरप्राइजिंग नहीं है इस सेंस में कि रियल एस्टेट में एक जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप कह लें सरप्राइज ज़रूर हुआ हूँ, जिस तरह खुरम कह रहे थे कि अगर आप एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अभी इस तरह इन्होंने टैरिफ के रिफॉर्म की बात की, दीगर और बातें कर रहे हैं, बहुत इन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन की कोशिश की है अपनी, तो उस इन्वायरमेंट के अंदर ये रियल एस्टेट को जेनरोसिटी दिखाना एक अनोमली है।